हाय। समझते हैं कि क्लास 9th का जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उस चैप्टर का जो इस लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे वो है मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए समझते हैं कि मैटर क्या होता है और मैटर का क्या क्या स्टेट है उसके बारे में जानेंगे। हम बताएंगे कि 3 स्टेट होते हैं, लेकिन कई जगह जो 5 स्टेट होते हैं उसके पीछे का क्या कारण है उसको भी जानेंगे। बेसिकली प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो आपको समझने में काफी दिक्कत होती होगी उसको हम लोग इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है। देखो, अगर बात की जाए मैटर के बारे में तो मैटर हम किसको कहेंगे? पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और उसमें अगर किसी न किसी प्रकार का मास है तो उसको हम लोग इजिली मैटर कह देंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? टेबल, चेयर, पेन, बुक, लैपटॉप, फोन, ये सब मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इसको जब आप देखोगे ना तो ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें मास भी है। तो सिंपल डिफिनीशन है मैटर कहने का। आप कोई भी चीज देखो जिसमें मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको हम लोग इजिली मैटर कह देंगे। क्लियर हो गई? अब यहीं पे आपको एक टिपिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि एग्जाम में दे दिया जाएगा कि चेयर है, पेन है, टेबल है और ऑनेस्ट। मान लो कोई ऑनेस्ट है। अब इन चारों में कौन सा मैटर नहीं है ये बताइए। तो देखो, चेयर, पेन, टेबल, ये सब क्या स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें मास भी है। लेकिन जब आप ऑनेस्ट को देखोगे ना, अगर कोई ईमानदार है, जैसे मैं ईमानदार हूं, तो मेरा ईमानदारी जो है एक फीलिंग है, ऐसा आप मानते हो सकता है कोई दूसरा ना मानता हो। तो ये जो ईमानदारी है ना वो एक तरह का फीलिंग है। उसी तरीके से लव या काइंडनेस, ये सब एक फीलिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब एक फीलिंग है, ये मैटर नहीं है। मैटर हम उसी को बोलेंगे ना जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और उसमें मास होगा, उसको हम लोग इजिली मैटर कह देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट मूव करते हैं, समझते हैं कि मैटर क्या चीज से मिलके बना होता है। जो भी आप मैटर अपने आसपास देखते हो ना, आखिर वो किस चीज से मिलके बना होता है? आपके मन में ऐसा कभी सवाल आया है? मैं बताता हूं। देखो, जो भी मैटर होता है ना वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एक्चुअली उसी पार्टिकल को हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जो छोटा छोटा, जो जैसे कि एक पेन है, वो ट्रिलियंस नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। सोचो, एक छोटा पेन जो आपको दिखता है ना, या फोन या लैपटॉप, वो ट्रिलियंस नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो पॉइंट ये है कि मैटर किस चीज से मिलके बने होते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो भी मैटर आप देखते हैं ना उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। मैंने अभी बताया कि मैटर किस चीज से बने होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये किसी मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैटर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब जब आप इस पार्टिकल को देखोगे ना तो पार्टिकल के बीच में किसी थोड़ा बहुत स्पेस होता है। तो मैं वही बता रहा हूं कि जो भी मैटर देखते हो ना उसके बीच में स्पेस होता है। पहली पॉइंट कि मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, वही बात मैंने यहां लिख रखा है कि मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि मैटर का जो पार्टिकल होता है ना वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ये हर एक पार्टिकल चाहेगा दूसरे पार्टिकल को पास बुलाना, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल एक दूसरे पे अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताया कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताया कि पार्टिकल जो मैटर के होते हैं ना वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लीजिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल जो मैटर का होता है ना वो हमेशा मोशन में होता है, रैंडम मोशन हो रहा होता है। तो आपको बेसिकली कम से कम ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के बारे में ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। देखो, ये जो है ना टॉपिक आपको हमेशा परेशान करता होगा। कहीं पे 3 लिखा हुआ दिखता होगा, कहीं पे 4, कहीं पे 5 और कहीं कहीं पे तो 7 भी लिखा दिखता है। तो आप परेशान नहीं होइएगा, मैं इसका तरीका बताता हूं कैसे आपको इसके साथ डील करना है। देखो, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, पहले इस टर्म को समझो। स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? मैटर तो समझ गए ना। अब मैटर किस किस फॉर्म में है, जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास जो मैटर दिखता है वो कभी
काफी सॉलिड दिखता होगा, ठीक है, मतलब उसका डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम दिखता होगा। कुछ मैटर ऐसे भी दिखते होंगे जिसका डिफिनिट शेप तो होता होगा लेकिन इनडिफिनिट वॉल्यूम रहता होगा। कुछ मैटर ऐसे भी दिखते होंगे जिसका इनडिफिनिट वॉल्यूम और इनडिफिनिट शेप दोनों दिखता होगा। मैं अभी एग्जांपल जब दूंगा ना तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएंगे। तो देखो स्टेट ऑफ मैटर जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन जो है ना, उसके डेफिनेट शेप, मतलब उसके शेप, देखो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, शेप और वॉल्यूम को देख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी मैं समझाता हूं कैसे, अब पॉइंट नोट करते जाना। देखो सॉलिड हम किसको, तीन स्टेट होते हैं मैटर का, अगर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं या कहीं पर भी तो आप तीन बताओगे। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई मैटर सॉलिड क्यों होगा, तो कोई मैटर सॉलिड इसलिए होगा ना क्योंकि उसका डिफिनिट शेप है और डिफिनिट वॉल्यूम भी है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपके फोन आपके हाथ में भी फोन होगा, तो वो फोन को जब आप देखोगे ना तो उसका डिफिनिट शेप है और डिफिनिट वॉल्यूम है, वो दोनों चीज कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब, ठीक है, दोनों चीज फिक्स रहेंगे। तो ये दोनों चीज फिक्स रहेंगे इसलिए वो सॉलिड है। अच्छा लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका शेप चेंज होते रहता है, जैसे कि वाटर, सबसे सिंपल एग्जांपल, वाटर को जब आप देखोगे ना तो ग्लास में है तो ग्लास के शेप का है, बोतल में रख दोगे तो बोतल के शेप का हो जाएगा, कंटेनर में रख दोगे तो कंटेनर के शेप का हो जाएगा। तो उसका शेप जो है ना चेंज होते रहता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि ग्लास में अगर 1 लीटर वाटर है, उसको किसी बोतल में रख दो, वो 1 लीटर ही रहेगा, बोतल से निकाल के किसी कंटेनर में रख दो वो 1 लीटर ही रहेगा। तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, उसका शेप चेंज होते रहता है बस, तो इसीलिए हम उसको लिक्विड कहते हैं। तो सॉलिड का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का इनडिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम। जबकि अब गैस पे आ जाते हैं, गैस को जब आप देखोगे ना तो गैस का दोनों चीज चेंज हो रहा होता है। जैसे कि आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, तो गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस होगा उसको आप गौर से देखिए, सपोज करो वो गैस है उसको आप लीक कर देते हो, लीक करके आपके पूरे घर में फैल जाता है। तो पहले उसका वॉल्यूम कितने कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा था, जितने उसका वो गैस सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना, मान लो ये एक गैस सिलेंडर है तो इस गैस सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम रहा होगा उतने वॉल्यूम को वो ऑक्युपाई कर रखा है गैस, ठीक है। जो सीएनजी हम लोग के घर में होते हैं या एलपीजी होता है उसका मैं बात कर रहा हूं। अब अगर इसको मैं लीक कर दूं तो पूरे घर में फैल जाएगा, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना और शेप भी चेंज हो गया। पहले गैस सिलेंडर में था तो गैस सिलेंडर के शेप का था, अब वो पूरे घर में फैल गया तो पूरे घर के शेप को ले लिया। तो गैस को जब आप देखोगे तो वो उसका इंडिफिनिट शेप और इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, यही डिफिनीशन अगर एग्जाम में भी आए ना तो लिखने की कोशिश कीजिएगा। सॉलिड, सॉलिड कहे तो दोनों चीज फिक्स, डिफिनिट शेप डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड में इंडिफिनिट शेप इंडिफिनिट, सॉरी लिक्विड की बात की जाए तो इंडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। और गैस की बात की जाए तो गैस में क्या होगा, गैस में इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो और कुछ बात समझते हैं। देखिए आपके सामने ये तीन स्टेट है, ये सॉलिड का पार्टिकल है, ये लिक्विड की पार्टिकल है और ये गैस का पार्टिकल है। जब आप इसको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करोगे ना तो बहुत कुछ आपको नजर आ जाएगा। क्या नजर आएगा, मैं समझाता हूं। जब आप सॉलिड के पार्टिकल को देखोगे तो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है ना वो काफी क्लोज होते हैं, लिक्विड का पार्टिकल कंपैरेटिवली कम क्लोज होते हैं और गैस का जो पार्टिकल होते हैं वो काफी दूरी पे होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वही चीज मैंने यहां पर भी बताया है कि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। देखो कितना पास पास है सॉलिड का पार्टिकल। तो वही चीज मैंने बताया है कि सॉलिड के पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी पास पास होता है, जबकि लिक्विड में कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस और गैस में काफी ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना। तो ये ऑर्डर याद रखना है, सॉलिड में काफी कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में काफी ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट है, इसी का अगर हम डिस्टिंग्यूज करें तो सॉलिड में क्या देखोगे आप, इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल जब काफी क्लोज होगा, पार्टिकल जब काफी क्लोज होगा तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा लगाएंगे। मान लो कोई पार्टिकल काफी क्लोज है और कोई पार्टिकल काफी दूरी पे है, तो जो पार्टिकल काफी क्लोज होगा वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा,
तो सॉलिड में पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूरी पे होते हैं तो वो थोड़ा कम लगा पाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में काफी ज्यादा दूरी पे होते हैं तो वो और कम लगा पाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में काफी कम होता है। आगे बात समझ में, और मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं उसको आपको समझना है डिस्टिंग्विश करने का तरीका। सॉलिड को जब आप देखोगे ना तो वो हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन लिक्विड जो होते हैं ना उसका डेंसिटी कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट भी, लेकिन गैस का और ज्यादा कम होता है। तो ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। क्या चीज? डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सबसे ज्यादा सॉलिड में होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, फिर गैस में होते हैं। तो इस तरीके से आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो बेसिकली यही तीन टाइप है मैटर का। लेकिन रुको, पहले समझिए आप, ये तो तीन टाइप हो गया जो मैंने आपको बता दिया। अब दो और टाइप है। देखो ये पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो क्या खेल है मैं वो समझाता हूं आपको। आप कोई सॉलिड को देखो, जैसे सपोज करो ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को मैंने टेम्परेचर दिया, सॉलिड में काफी टेम्परेचर दिया तो वो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। लिक्विड में जब आप और टेम्परेचर दोगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो ये तीन, एक्चुअली जो स्टेट ऑफ मैटर जो है ना, पूरा का पूरा खेल जो है ना वो टेम्परेचर का है। सॉलिड है, टेम्परेचर आपने उसको एब्जॉर्ब कराया, काफी इंजेक्ट टेम्परेचर किया तो वो लिक्विड बन जाएगा, उसमें और टेम्परेचर देंगे तो गैस बन जाएगा। ठीक है, अगर गैस से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से और एब्जॉर्ब करेंगे टेम्परेचर तो सॉलिड बन जाएगा। तो ये टेम्परेचर का खेल है। तो ये तीन स्टेट है। अब दो और स्टेट होता है, कौन कौन? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप समझते हैं कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। देखो मैंने क्या कहा, सॉलिड में टेम्परेचर ऐड ऑन किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड में टेम्परेचर ऐड ऑन किया तो गैस बन गया। अब जरा सोचो, गैस में अगर हम काफी ज्यादा टेम्परेचर ऐड ऑन कर दे, काफी ज्यादा का मतलब हुआ कि मोर देन 10,000, मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर ऐड ऑन कर दे तो कैसा सिचुएशन होगा? पता है क्या होगा? गैस में अगर हम 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर ऐड करते चले जाए ना हम, तो फिर गैस का जो पार्टिकल है ना वो आयन में टूटने लगेगा, है ना। गैस का जो पार्टिकल है वो आयन में टूटने लगेंगे और वो आयन में टूट के वो प्लाज्मा स्टेट को अचीव कर लेंगे। तो प्लाज्मा एक्चुअली कुछ नहीं है, प्लाज्मा गैस का ही फॉर्म है जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गैस को ले जाते हैं ना, तो गैस का जो पार्टिकल है ना वो आयन में टूट जाते हैं और आयन में वो इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाते हैं और वही स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा, आप कहोगे कि सर प्लाज्मा का कोई एग्जाम्पल है क्या? जी बिल्कुल। प्लाज्मा जो है ना जनरली स्टार में देखने को मिलता है, सन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सन जो है आपका, सन का कितना टेम्परेचर है? उसके सरफेस का टेम्परेचर 55,000 डिग्री सेल्सियस है और कोर का टेम्परेचर 1,15,00,000 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लाज्मा स्टेट में होगा। जब उतना ज्यादा टेम्परेचर है तो वो गैस में नहीं होगा, वो आयन में टूटा हुआ है उसका पार्टिकल, और आयन में टूट के वो प्लाज्मा स्टेट को गेन कर रखा है ना। तो प्लाज्मा का एग्जांपल क्या होगा? सन में प्लाज्मा देखने को मिलता है, स्टार में प्लाज्मा देखने को मिलता है ना। तो ये प्लाज्मा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही बात को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्लाज्मा जो होता है वो गैस आयन होता है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेट है मैटर का। अब एक और होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? देखो एक बोसोन गैस होता है, उसको अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे ना तो वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में अचीव कर लेता है। कब? जब सॉलिड, देखो अगर सॉलिड है ना, उस सॉलिड को, जो बोसोन गैस होता है उसको अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को अचीव कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने लिख के आपको सारी चीज बता रखा है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसमें बोसोन गैस जो है ना वो काफी लो टेम्परेचर करने का मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो अचीव कराया जाता है, और उस एब्सोल्यूट जीरो पे ना इसका टेम्परेचर काफी एब्सोल्यूट जीरो होने के वजह से उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसमें मोशन होना भी लगभग लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना कि मैटर में
मैटर का जो पार्टिकल है वो हमेशा वाइब्रेट कर रहा होता है, उसमें मोशन हो रहा होता है। लेकिन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जो पार्टिकल होता है ना, उसमें मोशन नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम एक सेम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को अचीव कर लेता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। आ गई बात समझ में? आपको ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, कि ये जो है ना बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोसोन गैस के साथ किया जाता है, काफी लो टेम्परेचर पे, लगभग एब्सोल्यूट 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 जीरो टेम्परेचर पे इसको किया जाता है, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें इसका क्वांटम मैकेनिकल स्टेट सेम हो जाता है। जो जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, जैसे कि ये बोसोन गैस है, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है ना, उसका क्वांटम मैकेनिकल स्टेट सेम हो जाता है। आगे बात समझ में? इसके क्वांटम मैकेनिकल स्टेट सेम हो जाता है। देखो प्लाज्मा में क्या था, प्लाज्मा को मैंने इतना ज्यादा हिट कर दिया था, इतना ज्यादा हिट कर दिया था कि इसका जो आयन थे ना, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में थे और वो आयन में टूट गए थे। और उसी के जस्ट अपोजिट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को मैंने इतना ज्यादा ठंडा कर दिया, इतना ज्यादा ठंडा कर दिया कि इसका जो पार्टिकल है ना, वो बिल्कुल अनएक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके पार्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है। और ये कब अचीव होता है? एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होता है। ये अनएक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब देखा जाए ना, तो नेचर जो है वो अपोजिट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे तो 3 होते हैं, लेकिन 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, इसको प्रॉपर ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लीजिए, वहां पे और भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।